नमस्कार, जय श्री राम। आज जो क्लास रहेगी वो करंट अफेयर से संबंधित रहेगी। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन रखे थे और आज की क्लास में जो आपका शेष पार्ट रह गया था राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी, तो राष्ट्रीय परिदृश्य रहेगा और अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो दो टॉपिक आज की क्लास के अंतर्गत आपके क्लियर होने वाले हैं और ये जो जीके है, करंट जीके हैं, वो जुलाई माह का है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जुलाई माह का करंट जीके है। तो जुलाई माह से संबंधित राष्ट्रीय परिदृश्य और अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन इसकी क्लास के अंतर्गत रहेंगे। तो इस क्लास को आप पूरा लगाइए ताकि हमारे दोनों टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन यदि सीईटी के अंतर्गत आता है तो वो हमारा गलत न हो, हम उसको सही करके आएँ। तो क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके आंसर दिए गए हैं, तो आप यदि इसको एक दो बार आप क्लास को लगाओगे तो भी आपके याद हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्लास लगानी है। क्वेश्चन नंबर पहला, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में कब पारित हुआ? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसी से संबंधित आंदोलन रहा था। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में कब पारित हुआ? 29 जुलाई 2026 को पारित हुआ था। तो डेट याद रखना, 29 जुलाई 2026 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब पारित हुआ? 30 जुलाई 2026 को। यानी लोकसभा में 29 जुलाई को पारित हुआ और आगे वाले नेक्स्ट डे 30 जुलाई को राज्यसभा में भी पारित हो गया था। और आपको पता ही है कि विधेयक जब कानून का रूप बनता है तो ये एक हमारा राजनीतिक जो व्यवस्था है, यानी जो संसदीय जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत ये रहता है कि लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित और उसके बाद राष्ट्रपति के शासन हो तब कोई कानून बनता है। तो लोकसभा में 29 को पारित हुआ और राज्यसभा में ये 30 को पारित हुआ, आगे वाले नेक्स्ट डे राज्यसभा में पारित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए आप, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिक कठोर और प्रभावी बनाना है। यानी इसका जो उद्देश्य रहेगा वो कानून को और अधिक कठोर बनाना और प्रभावी बनाने से है, ताकि किसी प्रकार की अपने अनुचित साधनों का प्रयोग न हो। तो इसलिए एक और सख्त कानून बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा, अनुचित साधन अपनाने वाले व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास और कितना जुर्माना हो सकता है? अनुचित साधन अपनाने वाले व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास यानी जेल और कितना जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है? तो 5 से 10 वर्ष की उसको जेल बोली जा सकती है, जेल हो सकती है, कारावास हो सकता है और अधिकतम 50 लाख रुपए जुर्माना उसमें लगाया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांचवा, सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित साधन अपनाने पर अधिकतम कितना जुर्माना प्रस्तावित है? सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित साधन अपनाने पर अधिकतम कितना जुर्माना प्रस्तावित है? 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितने? 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। संगठित परीक्षा अपराध में कितने वर्ष का कारावास प्रस्तावित है? संगठित परीक्षा अपराध में कितने वर्ष का कारावास है? 7 से 10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम 10 करोड़ रुपए जुर्माना है। तो संगठित परीक्षा अपराध में कितने वर्ष का है? 7 से 10 वर्ष की कारावास है और न्यूनतम 10 करोड़ जुर्माना है। न्यूनतम 10 करोड़ रहेगा यहाँ पे जुर्माना। तो ये ध्यान रखना, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। काफी ये करंट का विषय अपने टॉपिक रहा है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परीक्षा अपराधों की जांच के लिए किस विशेष बल का गठन किया जा सकता है? परीक्षा अपराधों की जांच के लिए किस विशेष बल का गठन किया जा सकता है? विशेष कार्य बल एसटीएफ का किया जा सकता है। किसका किया जा सकता है? विशेष कार्य बल एसटीएफ का। परीक्षा अपराध की जांच अधिकतम कितने समय में पूरी करनी होगी? परीक्षा अपराध की जांच अधिकतम कितने समय में पूरी करनी होगी? 2 माह में पूरी करनी होगी। यानी यहाँ समय भी निर्धारित कर दिया गया। ये नहीं है कि आप लंबा समय लगा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इस विधेयक के अनुसार 2 माह में आपको पूरी करनी होगी, जांच पूरी हो जानी चाहिए 2 माह के अंतर्गत। तो इस प्रकार का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कितने दिन में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कितने दिन में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? 30 दिन के अंतर्गत उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10,
विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय में अपील की सुनवाई कितने न्यायाधीशों की पीठ करेगी? विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय में अपील की सुनवाई कितने न्यायाधीशों की पीठ करेगी? उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश हैं, उनकी पीठ है वो सुनवाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 11वां, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 मूल रूप से कब प्रभावी हुआ? लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 मूल रूप से कब प्रभावी हुआ? 21 जून 2024 को प्रभावी हुआ है। कब से हुआ है? 21 जून 2024 से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए किस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में शामिल है? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए किस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं में शामिल है? लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के आने वाली है। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आने वाली संस्था है। तो लोक परीक्षा अनुचित साधनों अधिनियम 2024 में पारित हुआ था, तो उससे संबंधित यह है। क्वेश्चन नंबर 13वां, परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन किस उद्देश्य से किया गया? परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं को विश्वसनीय, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने के लिए। सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षाओं को विश्वसनीय, पारदर्शी और तकनीक सक्षम बनाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां, परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा कब की गई? परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा कब की गई? 26 जुलाई 2026 को की गई थी। 26 जुलाई 2026 को की गई थी। 26 जुलाई 2026 को। परीक्षा सुधार कार्यबल के अध्यक्ष कौन है? परीक्षा सुधार कार्यबल के अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकणी है। तो परीक्षा सुधार कार्यबल के अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलेकणी है। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नंदन नीलेकणी वाला। तो ये ध्यान रखना, परीक्षा सुधार कार्यबल के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी है। क्वेश्चन नंबर 16वें पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 राज्यसभा में कब प्रस्तुत किया गया? उत्तर 24 जुलाई 2026 को किया गया था। 24 जुलाई 2026 को किया गया था। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रगान वंदे मातरम को, राष्ट्रगीत जन गण मन के अपमान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना। तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रगान वंदे मातरम को राष्ट्र गीत जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। तो वैधानिक संरक्षण इनसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18वां, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक में किस अधिनियम की धारा 3 में संशोधन किया गया है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक में किस अधिनियम की धारा 3 में संशोधन किया गया है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में किया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में किया गया है। वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करने पर प्रस्तावित दंड क्या है? वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करने पर प्रस्तावित दंड क्या है? अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना है। क्या है? अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना, दोनों भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20वां, वंदे मातरम के संबंध में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? वंदे मातरम के संबंध में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को जनगण मन के समान सम्मान देने संबंधी वक्तव्य के संदर्भ में। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को जनगण मन के समान सम्मान देने संबंधी वक्तव्य के संदर्भ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21वां, असम के बोरजुली क्षेत्र को किस प्रकार का जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया? असम के बोरजुली क्षेत्र को किस प्रकार का जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS है।
तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में किया गया है। बोरजुली क्षेत्र किस जिले में स्थित है? बोरजुली क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सोनीतपुर जिला असम में है। सोनीतपुर जिला असम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 23वां, बोरजुली क्षेत्र का प्रमुख संरक्षण महत्व क्या है? बोरजुली क्षेत्र का प्रमुख संरक्षण महत्व क्या है? जंगली चावल के प्राकृतिक आवास एवं उसके आनुवंशिक साधनों का इन सीटू संरक्षण है। जंगली चावल के प्राकृतिक आवास एवं उसके आनुवंशिक संसाधनों का इन टू संरक्षण है। बोरजुली क्षेत्र में संरक्षित जंगली चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोरजुली क्षेत्र में संरक्षित जंगली चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिएजा रूफिपोगोन। ओरिएजा रूफिपोगोन है। ओरिएजा रूफिपोगोन है। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिए आप, एशियाई चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? एशियाई चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिएजा सेटिवा है। बोरजुली क्षेत्र की संरक्षण परियोजना कब संचालित है? बोरजुली क्षेत्र की संरक्षण परियोजना कब से संचालित है? वर्ष 2022 से संचालित है। क्वेश्चन नंबर 27, बोरजुली परियोजना को वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया गया? बोरजुली परियोजना को वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया गया? राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA के द्वारा। राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण NRAA द्वारा किया गया है। बोरजुली परियोजना का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया गया? बोरजुली परियोजना का क्रियान्वयन किस संस्था द्वारा किया गया? ICAR राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ICAR राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली के द्वारा किया गया। ICAR NBPGR नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 29, सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थान घोषित किया गया है? सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थल घोषित किया गया है? तो भारत का कौन सा स्थल घोषित किया गया? भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। किसको? सारनाथ को, ये ध्यान रखना। सारनाथ को भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सारनाथ किस राज्य में स्थित है? सारनाथ किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। तो सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कई बार। सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 25 जुलाई 2026 को शामिल किया गया था। 25 जुलाई 2026 को। सारनाथ को यूनेस्को की संभावित सूची में कब शामिल किया गया था? सारनाथ को यूनेस्को की संभावित सूची में कब शामिल किया गया था? 3 जुलाई 1998 को शामिल किया गया था। संभावित सूची में 3 जुलाई 1998 को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, सारनाथ के दो प्रमुख भाग कौन से हैं? सारनाथ के दो प्रमुख भाग कौन से हैं? चौखंडी स्तूप और सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष। एक तो चौखंडी स्तूप है और दूसरा सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सारनाथ के प्राचीन नाम क्या थे? सारनाथ के प्राचीन नाम क्या थे? ऋषिपतन, इसीपतन और मृगदाव। ऋषिपतन, इसीपतन और मृगदाव, ये उसके प्राचीन नाम थे। सारनाथ के प्राचीन नाम ऋषिपतन, इसीपतन और मृगदाव था। क्वेश्चन नंबर 34, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? इसका उत्तर है, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 35, सारनाथ के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? सारनाथ के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो सारनाथ के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश का उल्लेख किस मानदंड के अंतर्गत किया गया है? सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश का उल्लेख किस मानदंड के अंतर्गत किया गया है? यूनेस्को के मानदंड के अंतर्गत किया गया है। यूनेस्को के मानदंड के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37,
सारनाथ में बुद्ध के पहले उपदेश और शिष्यों से मुलाकात की घटनाओं को किस मानदंड के अंतर्गत शामिल किया गया है? सारनाथ के बुद्ध के पहले उपदेश और शिष्यों से मुलाकात की घटनाओं को किस मानदंड के अंतर्गत शामिल किया गया है? यूनेस्को के मानदंड 6 के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत? यूनेस्को के मानदंड 6 के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के उत्खनन से कितनी शताब्दियों तक फैली बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? सारनाथ के उत्खनन से कितनी शताब्दियों तक फैली बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? 16 शताब्दियों तक फैली बस्तियों के निर्माण मिले हैं, 16 शताब्दियों तक। क्वेश्चन नंबर 39, विगत 12 वर्षों 14 से 26 में कितने प्रमुख संविधान संशोधन किए गए? विगत 12 वर्षों 14 से 26 में कितने प्रमुख संविधान संशोधन किए गए? 8 प्रमुख संविधान संशोधन किए गए हैं। तो कितने किए गए? 8 प्रमुख संविधान संशोधन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2014 में पारित हुआ था 99वां। क्वेश्चन नंबर 41, 99वें संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या था? 99वें संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या था? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना है, NJAC है। क्वेश्चन नंबर 42वां, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 2015 में हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 2015 में हुआ था 100वां संविधान संशोधन। 100वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था? 100वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते क्रियान्वयन से संबंधित था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित 100वां संविधान संशोधन था। तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, ये अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 2016 में 101वां हुआ था। 101वां संविधान संशोधन किस में? 2016 के अंतर्गत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, 101वें संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या था? 101वें संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या था? वस्तु एवं सेवा कर GST लागू करना था। GST 101वें संविधान संशोधन के अनुसार लागू हुई थी। तो वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, यानी GST लागू हुई थी, वस्तु सेवा कर लागू करना। क्वेश्चन नंबर 46, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 102वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 2018 के अंतर्गत हुआ था। 102वां 2018 में हुआ। तो 102वें क्वेश्चन नंबर 47 है, 102वें संविधान संशोधन का संबंध किस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से था? 102वें संविधान संशोधन का संबंध किस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC था। क्वेश्चन नंबर 48 है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 2019 में हुआ था। 103वां 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए कितना आरक्षण दिया गया? 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए कितना आरक्षण दिया गया? 10% आरक्षण दिया गया है। EWS को कितना मिला? 10% आरक्षण दिया गया है। EWS को कितना दिया गया है? 10% आरक्षण इनको दिया गया है। तो 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 50वां, 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? 2019 में हुआ था। 104वां कब हुआ? 2019 में हुआ था। 104 कब हुआ? 2019। तो 104 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51वां, 104वें संविधान संशोधन द्वारा SC ST के लिए राजनीतिक आरक्षण की अवधि कितनी बढ़ाई गई? 104वें संविधान संशोधन द्वारा SC ST के लिए राजनीतिक आरक्षण की अवधि कितनी बढ़ाई गई? 10 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाई गई है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा SC ST के लिए राजनीतिक आरक्षण की अवधि कितनी बढ़ाई गई है? 10 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाई गई है।
तो 10 वर्ष तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई। क्वेश्चन नंबर 52वां 105वां संविधान संशोधन नियम किस वर्ष हुआ? 105वां संविधान संशोधन नियम किस वर्ष हुआ? 2021 में हुआ था। 105वां कब हुआ? 2021 के अंतर्गत 105वां हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 105वें संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या था? 105वें संविधान संशोधन का मुख्य विषय क्या था? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों एससी की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को स्पष्ट करना। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को स्पष्ट करना। क्वेश्चन नंबर 54 106वां संविधान संशोधन नियम किस वर्ष हुआ? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ? तो 106वें संविधान संशोधन 2023 के अंतर्गत हुआ था। ध्यान रखना 2023 में 106वां संविधान संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 106वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्धारित किया गया है? 106वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए कितना आरक्षण निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए 33% किया गया है। कितना किया गया? 33% है। 6वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया? 33% आरक्षण दिया गया है। 33% है। क्वेश्चन नंबर 56 है स्कूल शिक्षा पर यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2005-2026 कब जारी की गई? स्कूल शिक्षा पर यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 कब जारी की गई? 7 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। कब जारी की गई? 7 जुलाई 2026 को जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार देश में कितने विद्यालय हैं? यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार देश में कुल कितने विद्यालय हैं? 14.67 लाख विद्यालय हैं। कितने हैं? 14.67 लाख विद्यालय हैं। यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार देश में कितने विद्यार्थी हैं? यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार देश में कितने विद्यार्थी हैं? 24.72 करोड़ विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 24.72 करोड़। क्वेश्चन नंबर 49 यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार देश में दशकों की संख्या कितनी है? यूडाइस प्लस रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार देश में शिक्षकों की संख्या कितनी है? यूडाइस प्लस रिपोर्ट 25 देश शिक्षकों की संख्या 1.03 करोड़ है। 1.03 करोड़ है। 1.03 करोड़ शिक्षकों की संख्या है। यूडाइस प्लस के अनुसार कुल शिक्षकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? यूडाइस प्लस के अनुसार शिक्षकों को महिलाओं की जिम्मेदारी कितनी है? 54.9% है। कितनी है? 54.9% महिलाओं की भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 61 राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में आदर्श छात्र शिक्षक अनुपात कितना निर्धारित किया गया है? 30:1 निर्धारिट किया गया है। कितना किया गया है? 30:1 निर्धारित किया गया है। 30:1। क्वेश्चन नंबर 62 है यूडाइस प्लस के अनुसार माध्यमिक स्तर पर जीआर कितना रहा? यूडाइस प्लस के अनुसार माध्यमिक स्तर पर जीआर कितना रहा? 71.7। जीआर कितना रहा? 71.7% रहा था। क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63वां यूडाइस प्लस के अनुसार कुल छात्रों का नामांकन अनुपात कितना रहा? यूडाइस प्लस के अनुसार कुल छात्रों का नामांकन अनुपात कितना रहा? 48.4% रहा था। कितना रहा था? 48.4% रहा था। पीजीआईएस 02 रिपोर्ट 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? पीजीआईएस 02 रिपोर्ट 2025-26 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। किसके द्वारा की गई? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 है पीजीआईएस 02 का मूल्यांकन कितने अंकों का है? पीजीआईएस 02 का मूल्यांकन कितने अंकों का है? 1000 अंक का है। कितने अंकों का है? 1000 अंक का। क्वेश्चन नंबर 66 है
PGIS-20 में कितने संकेतक शामिल हैं? PGIS-20 में कितने संकेतक शामिल हैं? 70 संकेतक शामिल हैं। कितने? 70 संकेतक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है। PGIS 2002 में कितनी श्रेणियों और डोमेन है? PGIS 20 में कितनी श्रेणियां और डोमेन है? 2 श्रेणियां और 6 डोमेन है। 2 श्रेणियां और 6 डोमेन है। क्वेश्चन नंबर 68 है। PGIS 20 में सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? PGIS 2.0 में सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? उत्कृष्ट 3 वर्ष है। उत्कृष्ट 3। PGI 20 में उत्कृष्ट 3 श्रेणी प्राप्त करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ है। PGIS 20 में उत्कृष्ट 3 श्रेणी प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़ है। PGIS 20 में राजस्थान को कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई? PGIS 20 में राजस्थान को कौन सी ग्रेड प्राप्त हुई? प्राचेष्टा 3 ग्रेड प्राप्त हुई थी। प्राचेष्टा 3 ग्रेड प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71। PGI-D रिपोर्ट में जिलों का मूल्यांकन कितने अंक का है? PGI-D रिपोर्ट में जिलों का मूल्यांकन कितने अंकों का है? 600 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 72 है। PGI-D में कितने जिलों ने अपने स्कोर में सुधार किया है? PGI-D में कितने जिलों ने अपने स्कोर में सुधार किया है? 473 जिलों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 73 है। हिमाचल प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ? 8 उत्पादों को हुआ है। कितने उत्पादों को हुआ है? 8 उत्पादों को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 है। हिमाचल प्रदेश के 8 GI टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश के 8 GI टैग प्राप्त उत्पाद कौन कौन से हैं? किन्नौरी शॉल, सुलगनी सफेद मक्का, चंबा मेटल क्राफ्ट, सिरमौरी लोहिया, किन्नौरी टोपी, मंडी की शैम्पू बड़ी, किन्नौरी सेब और किन्नौरी चिलगोजा। तो ये 8 GI टैग प्राप्त उत्पाद हैं। कौन से हैं? हिमाचल के 8 GI टैग उत्पाद हैं। किन्नौरी शॉल, सुलगनी सफेद मक्का, चंबा मेटल क्राफ्ट 3, सिरमौरी लोहिया 4, किन्नौरी टोपी 5, मंडी सिपू बड़ी 6 और किन्नौरी सेब और किन्नौरी चिलगोजा 7। इस प्रकार ये कुल मिलाकर के 8 GI टैग हैं। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है? नमो ग्रीन रेल। नमो ग्रीन रेल है। क्वेश्चन नंबर 76 है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का शुभारंभ कब हुआ? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का शुभारंभ 17 जुलाई 2026 को शुभारंभ हुआ था। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 17 जुलाई 2026 को प्राप्त हुई थी। नमो ग्रीन रेल का शुभारंभ कहां से किया गया? नमो ग्रीन रेल का शुभारंभ कहां से किया गया? जींद रेलवे स्टेशन हरियाणा से किया गया था। जींद रेलवे स्टेशन हरियाणा से। नमो ग्रीन रेल का शुभारंभ कहां से किया गया? जींद रेलवे स्टेशन हरियाणा से किया गया था। प्रश्न संख्या 78 है। नमो ग्रीन रेल किस रेल खंड पर संचालित की जा रही है? नमो ग्रीन रेल किस रेल खंड पर संचालित की जा रही है? जींद सोनीपत रेल खंड पर संचालित की जा रही है। जींद सोनीपत रेल खंड क्वेश्चन नंबर 79। जींद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग की लंबाई कितनी है? जींद सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग की लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर है। 89 किलोमीटर है। ये ध्यान रखना है, 89 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 80। हाइड्रोजन ट्रेन में कुल कितने कोच हैं? हाइड्रोजन ट्रेन में कुल कितने कोच हैं? 10 कोच हैं।
तो हाइड्रोजन ट्रेन में कितने हैं? 10 कोच हैं। प्रश्न संख्या 81 हाइड्रोजन ट्रेन की यात्री क्षमता लगभग कितनी है? हाइड्रोजन ट्रेन की यात्री क्षमता लगभग कितनी है? हाइड्रोजन ट्रेन की यात्री क्षमता लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता है। हाइड्रोजन ट्रेन में लगभग 2600 यात्री बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोजन ट्रेन की परिचालन गति कितनी है? हाइड्रोजन ट्रेन की परिचालन गति कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 83 हाइड्रोजन ट्रेन की डिजाइन गति कितनी है? हाइड्रोजन ट्रेन की डिजाइन गति कितनी है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइड्रोजन ट्रेन की डिजाइन गति कितनी है? 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से डिजाइन है। क्वेश्चन नंबर 84 हाइड्रोजन ट्रेन की ईंधन क्षमता कितनी है? हाइड्रोजन ट्रेन की ईंधन क्षमता कितनी है? लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन लगभग 3000 किलोग्राम हाइड्रोजन की है। क्वेश्चन नंबर 85 हाइड्रोजन ट्रेन में प्रयुक्त ईंधन सेल तकनीक कौन सी है? हाइड्रोजन ट्रेन में प्रयुक्त ईंधन सेल तकनीक कौन सी है? प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीएम फ्यूल सेल। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और फ्यूल सेल है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पीएम और फ्यूल सेल है। क्वेश्चन नंबर 86 हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण किन संस्थाओं द्वारा किया गया? हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण किन संस्थाओं द्वारा किया गया? आरडीएसओ द्वारा तकनीकी विनिर्देश, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा निर्माण तथा मेदा सर्वो ड्राइवर्स द्वारा इलेक्ट्रिकल कोच का निर्माण किया गया। आरडीएसओ द्वारा तकनीकी विनिर्देश, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा निर्माण तथा मेदा सर्वो ड्राइवर्स द्वारा इलेक्ट्रिकल कोच निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 87 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए गए? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए गए? 75 रेलवे स्टेशन समर्पित किए गए थे। कितने? 75 रेलवे स्टेशन। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप इस पर ध्यान दीजिए। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए गए? 75 रेलवे स्टेशन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 75 अमृत भारत स्टेशनों को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 75 अमृत भारत स्टेशनों को राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 18 जुलाई 2026 को समर्पित किया गया था। 18 जुलाई 2026 को समर्पित किया गया था। प्रश्न नंबर 89 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? 8 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। राजस्थान के पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशन में कौन कौन से स्टेशन शामिल हैं? राजस्थान के पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में कौन कौन से रेलवे स्टेशन शामिल हैं? बाड़मेर, दौसा, डिग, गंगापुर सिटी, गोटन, जैसलमेर, खेरथल और सवाई माधोपुर। यानी ये 8 जो रेलवे स्टेशन हैं ये अमृत भारत रेलवे स्टेशनों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 91 91 उत्तराखंड को भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? उत्तराखंड को भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया? भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। उत्तराखंड को भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। उत्तराखंड ने कितनी साक्षरता दर प्राप्त की? उत्तराखंड ने कितनी साक्षरता दर प्राप्त की? 98.7% दर प्राप्त की है। 98.7% दर प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 93 उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य की औपचारिक मंजूरी कब मिली? उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य की औपचारिक मंजूरी कब मिली? 8 जुलाई 2026 को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 94 भारत के अन्य पूर्ण साक्षर राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं?
भारत के अन्य पूर्ण साक्षर राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? नंबर 1 मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। यानी ये राज्य हैं मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 95 यानी 95, गृह मंत्रालय ने वीएपीए के तहत कितने व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया? गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत कितने व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया? 23 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। यूएपीए के तहत घोषित 23 आतंकवादियों में कितने पाकिस्तानी और कितने भारतीय नागरिक हैं? यूएपीए के तहत घोषित 23 आतंकवादियों में कितने पाकिस्तानी और कितने भारतीय हैं? 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय नागरिक हैं। तो टोटल 23 घोषित किया गया था, 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 97, यूएपीए के तहत घोषित आतंकवादियों की सूची किस अनुसूची में शामिल की गई? यूएपीए के तहत घोषित आतंकवादियों की सूची किस अनुसूची में शामिल की गई? अधिनियम की 4थी अनुसूची में शामिल की गई है। किसमें? अधिनियम की 4थी अनुसूची में शामिल की गई है। प्रश्न संख्या 98, कोलकाता में देश का पहला भाषा संग्रहालय किस नाम से स्थापित किया गया? कोलकाता में देश का पहला भाषा संग्रहालय किस नाम से स्थापित किया गया? म्यूजियम ऑफ वर्ड के नाम से स्थापित किया गया है। म्यूजियम ऑफ वर्ड के नाम से स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, कोलकाता में म्यूजियम ऑफ वर्ड के प्रथम चरण का उद्घाटन कब हुआ? कोलकाता में म्यूजियम ऑफ वर्ड के प्रथम चरण का उद्घाटन कब हुआ? 19 जुलाई 2026 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100, म्यूजियम ऑफ वर्ड किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित किया गया? म्यूजियम ऑफ वर्ड किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में स्थापित किया गया? संस्कृत मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय में शामिल किया गया है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में है। क्वेश्चन नंबर 101, म्यूजियम ऑफ वर्ड में भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं की विरासत को संजोया गया है? म्यूजियम ऑफ वर्ड में भारतीय संविधान की कितनी भाषाओं की विरासत को संजोया गया है? 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की संजोया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMRNIN ने बच्चों और किशोरों के बेहतर खानपान के लिए किस नीति दस्तावेज को जारी किया? राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMRNIN ने बच्चों और किशोरों के बेहतर खानपान के लिए किस नीति दस्तावेज को जारी किया है? पोषण में कदम नीति दस्तावेज। पोषण में कदम नीति दस्तावेज जारी किया है। तो ये ध्यान रखना, पोषण में कदम नीति दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर 103, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट कौन सा है? विक्रम फर्स्ट है। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 104, विक्रम फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? विक्रम फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? 18 जुलाई 2026 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105, विक्रम फर्स्ट का प्रक्षेपण कहां से किया गया? विक्रम फर्स्ट का प्रक्षेपण कहां से किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106, विक्रम फर्स्ट मिशन का नाम क्या था? विक्रम फर्स्ट मिशन का नाम क्या था? मिशन आगमन था। क्या नाम था? मिशन आगमन था। क्वेश्चन नंबर 107, विक्रम फर्स्ट को किस कक्षा में स्थापित किया गया? विक्रम फर्स्ट को किस कक्षा में स्थापित किया गया? निम्न पृथ्वी कक्षा। निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट लियो में शामिल किया गया है। निम्न पृथ्वी कक्षा में शामिल किया गया है, लो अर्थ ऑर्बिट में। क्वेश्चन नंबर 108, विक्रम फर्स्ट को लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया? विक्रम फर्स्ट को लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है? लगभग 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, विक्रम फर्स्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? विक्रम फर्स्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम विक्रम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 110, विक्रम फर्स्ट मिशन के तहत कितने प्रमुख पेलोड भेजे गए? विक्रम फर्स्ट मिशन के तहत कितने प्रमुख पेलोड भेजे गए? 6 प्रमुख कमर्शियल और टेक्नोलॉजी पेलोड भेजे गए हैं।
6 प्रमुख कॉमर्शियल और टेक्नोलॉजी पेलोड भेजे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विक्रम फर्स्ट के प्रमुख पेलोड कौन कौन से हैं? विक्रम फर्स्ट के प्रमुख पेलोड कौन कौन से हैं? ग्रेव स्पेस, कॉस्मोस्रो स्पेस, जर्मन कंपनी का निग्बो पेलोड और स्काईरूट एरोस्पेस का इन हाउस स्कोप पेलोड। क्वेश्चन नंबर 112, विक्रम फर्स्ट के विशेष आर्ट वर्क का नाम क्या था? विक्रम फर्स्ट के विशेष आर्ट वर्क का नाम क्या था? और इसका नाम था कॉस्मिक ब्लूम था। क्वेश्चन नंबर 113, विक्रम फर्स्ट पर किस महान वैज्ञानिक की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई थी? विक्रम फर्स्ट पर किस महान वैज्ञानिक की सूक्ष्म मूर्तियां उकेरी गई थी? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर सीवी रमन की, डॉक्टर विक्रम साराभाई की और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्तियां उकेरी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 114, विक्रम फर्स्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तलिखित पोस्ट कार्ड पर कौन से शब्द अंकित थे? विक्रम फर्स्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तलिखित पोस्ट कार्ड पर कौन से शब्द अंकित थे? वंदे मातरम थे। कौन से थे? वंदे मातरम थे। विक्रम फर्स्ट की संरचना किससे निर्मित है? विक्रम फर्स्ट की संरचना किससे निर्मित है? पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से है। पूरी तरह से हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से है। क्वेश्चन नंबर 116, विक्रम फर्स्ट का इंजन किस तकनीक से निर्मित है? विक्रम फर्स्ट का इंजन किस तकनीक से निर्मित है? 100% 3D प्रिंटेड तकनीक से है। 100% 3D प्रिंटेड तकनीक से है। क्वेश्चन नंबर 117, विक्रम फर्स्ट में कितने चरण हैं? विक्रम फर्स्ट में कितने चरण हैं? 4 स्तरीय इंजन चरण है। विक्रम फर्स्ट में 4 स्तरीय इंजन चरण है। क्वेश्चन नंबर 118, विक्रम फर्स्ट के प्रथम 3 चरणों में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया गया? विक्रम फर्स्ट के प्रथम 3 चरणों में किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया गया? सॉलिड फ्यूल ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है। सॉलिड फ्यूल ठोस ईंधन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 119, विक्रम फर्स्ट के अंतिम चरण में किस इंजन का प्रयोग किया गया है? विक्रम फर्स्ट के अंतिम चरण में किस इंजन का प्रयोग किया गया है? लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल रमन इंजन का प्रयोग किया गया है। लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल रमन इंजन का प्रयोग किया गया है। विक्रम फर्स्ट कितने किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है? विक्रम फर्स्ट कितने किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है? 350 किलोग्राम तक के उपग्रहों को। क्वेश्चन नंबर 121, निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल प्रक्षेपण क्षमता रखने वाले दुनिया के 3 प्रमुख देश कौन से हैं? निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल प्रक्षेपण क्षमता रखने वाले दुनिया के 3 प्रमुख देश कौन से हैं? भारत, अमेरिका और चीन। ये 3 ही देश हैं, भारत, अमेरिका और चीन। यानी भारत ने तीसरे नंबर पे अपना स्थान स्थापित कर लिया है। स्काई रूट ने 2022 में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था? स्काई रूट ने 2022 में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया था? विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट है। विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 123, विक्रम एस की अधिकतम ऊंचाई कितनी थी? विक्रम एस की अधिकतम ऊंचाई कितनी थी? 89.5 किलोमीटर थी। कितनी थी? 89.5 किलोमीटर। स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन बनी? स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी कौन बनी? स्काई रूट बनी है। कौन बनी? स्काई रूट बनी है। क्वेश्चन नंबर 125, चीन ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट लॉन्ग मार्च 10वीं का सफल परीक्षण कब किया? चीन ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट लॉन्ग मार्च 10वीं का सफल परीक्षण कब किया? 10 जुलाई 2026 को किया था। चीन के पुनः उपयोग योग्य रॉकेट के पहले चरण का परीक्षण कहाँ किया गया? चीन के पुनः उपयोग योग्य रॉकेट के पहले चरण का परीक्षण कहाँ किया गया? दक्षिण चीन स्थित हैनॉन वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल पर। दक्षिणी चीन स्थित हैनॉन वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थल पर है।
क्वेश्चन नंबर 127 है, परीक्षण के दौरान रॉकेट के पहले चरण को कितने मिनट बाद समुद्र में उतारा गया? परीक्षण के दौरान रॉकेट के पहले चरण को कितने मिनट बाद समुद्र में उतारा गया? उड़ान भरने के लगभग 6 मिनट बाद। कितने? उड़ान भरने के लगभग 6 मिनट बाद उतारा गया था। चीन ने रॉकेट के पहले चरण को समुद्र में किस तकनीक से पकड़ा? चीन ने रॉकेट के पहले चरण को समुद्र में किस तकनीक से पकड़ा? विशेष केबल और नेट सिस्टम द्वारा लंबवत रूप से पकड़कर। विशेष केबल और नेट सिस्टम द्वारा लंबवत रूप से पकड़कर। क्वेश्चन नंबर 129 है, लॉन्ग मार्च 10वीं परीक्षण की ऐतिहासिक सफलता क्या थी? लॉन्ग मार्च 10वीं परीक्षण की ऐतिहासिक सफलता क्या थी? चीन के अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार किसी कक्षीय श्रेणी के रॉकेट के पहले चरण को नियंत्रित तरीके से सुरक्षित समुद्र में बरामद किया गया। चीन के अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार किसी कक्षीय श्रेणी के रॉकेट के पहले चरण को नियंत्रित तरीके से सुरक्षित समुद्र में बरामद किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130, लॉन्ग मार्च 10वीं रॉकेट के पहले भाग में कौन सा इंजन लगा? लॉन्ग मार्च 10वीं रॉकेट के पहले भाग में कौन सा इंजन लगा है? 7 YF-100 के इंजन। 7 YF-100 के इंजन हैं। YF-100 इंजन किस ईंधन से संचालित होते हैं? Y100 के इंजन किस ईंधन से संचालित होते हैं? तरल ऑक्सीजन और केरोसिन से संचालित होते हैं। तरल ऑक्सीजन और केरोसिन से संचालित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, लॉन्ग मार्च 10वीं की भार वहन क्षमता कितनी है? लॉन्ग मार्च 10वीं की भार वहन क्षमता कितनी है? पृथ्वी की निम्न कक्षा लियो में 16 टन तक। पृथ्वी की निम्न कक्षा लियो में 16 टन तक है। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किस कंपनी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किस कंपनी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 134 है, विक्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण कब और कहां से किया गया? 18 जुलाई 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया था। विक्रम फर्स्ट मिशन का नाम क्या था? मिशन आगमन यानी मिशन और विक्रम फर्स्ट को पृथ्वी किस कक्षा में स्थापित किया गया है? ये निम्न पृथ्वी कक्ष लियो लगभग 4 ऊंचाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137, विक्रम फर्स्ट का नामांकन किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर किया गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे किया गया है। क्वेश्चन नंबर 138, विक्रम फर्स्ट मिशन में कितने प्रमुख वाणिज्यिक और तकनीक पेलोड भेजे गए? 6 पेलोड भेजे गए। विक्रम फर्स्ट में प्रयुक्त इंजन की मुख्य विशेषता क्या है? 100% 3D प्रिंटेड है। क्वेश्चन नंबर 140 है, विक्रम फर्स्ट की अधिकतम पेलोड क्षमता कितनी है? 350 किलोग्राम तक है। विक्रम फर्स्ट रॉकेट के प्रथम 3 चरणों में किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग होता है? सॉलिड फ्यूल ठोस ईंधन का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, विक्रम फर्स्ट अंतिम चरण में कौन सा इंजन प्रयुक्त होता है? लिक्विड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल रमन इंजन प्रयुक्त होता है। चीन ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट लॉन्च मार्च 10वीं का सफल परीक्षण कब किया? 10 जुलाई 2026 को किया था। क्वेश्चन नंबर 144 है, चीन में पुनः उपयोग योग्य रॉकेट परीक्षण में रॉकेट के पहले चरण को कहां उतारा गया था? समुद्री प्लेटफॉर्म पर उतारा गया था। जैक्सा ने पुनः उपयोग योग्य रॉकेट RV-X का सफल परीक्षण कब किया? 11 जुलाई 2026 को किया था। क्वेश्चन नंबर 146, RV-X रॉकेट की ऊंचाई और व्यास कितना है? ऊंचाई 7.3 मीटर और व्यास है 1.8 मीटर है। RV-X रॉकेट के इंजन को लगभग कितनी बार पुनः उपयोग के उद्देश्य से विकसित किया गया है? RV-X रॉकेट के इंजन को लगभग कितनी बार पुनः उपयोग के उद्देश्य से विकसित किया गया है? लगभग 100 बार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 148 है, RV-X परियोजना के अगले परीक्षण में कितनी ऊंचाई तक जाने का लक्ष्य है? 100 मीटर की ऊंचाई तक का लक्ष्य है। भारत में स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भागीरथ किस कंपनी ने विकसित किया? ये सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने किया गया। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 150, भागीरथ सिस्टम किस प्रकार का ड्रोन निरोधी सिस्टम है? भागीरथ सिस्टम किस प्रकार का ड्रोन निरोधी सिस्टम है? वाहन पर स्थापित व्हीकल माउंटेड मल्टीलेयर काउंटर स्मार्ट ड्रोन सिस्टम है। वाहन पर स्थापित मल्टीलेयर काउंटर स्मार्ट ड्रोन सिस्टम है। भागीरथ सिस्टम की ड्रोन पहचान क्षमता कितनी है? भागीरथ सिस्टम की ड्रोन पहचान क्षमता कितनी है? लगभग 10 किलोमीटर तक
हैं। क्वेश्चन नंबर 152, भागीरथ सिस्टम की मारक क्षमता क्या है? 2.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड पर 10 सेकंड में 64 माइक्रो रॉकेट दागने में सक्षम है। यानी 2.5 किलोमीटर दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड पर 10 सेकंड में 64 माइक्रो रॉकेट दागने में सक्षम है। भागीरथ सिस्टम को अधिकतम कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जा सकता है? 5000 मीटर तक तैनात इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 154 है, भारतीय नौसेना में उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को कब शामिल किया गया? 11 जुलाई 2026 को शामिल किया गया है। INS महेंद्रगिरी किस परियोजना का छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट है? प्रोजेक्ट 17A है। क्वेश्चन नंबर 156, INS महेंद्रगिरी का निर्माण किस कंपनी ने किया? मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL ने किया है। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL। INS महेंद्रगिरी का आदर्श वाक्य क्या है? शक्तिशाली, विशाल और अद्वितीय। शक्तिशाली, विशाल और अद्वितीय है। क्वेश्चन नंबर 158, INS महेंद्रगिरी की अधिकतम गति कितनी है? 28 समुद्री मील प्रति घंटा है। 28 समुद्री मील प्रति घंटा। 159 है, INS महेंद्रगिरी में किस प्रकार के स्टील्थ तकनीक का प्रयोग किया गया है? निम्न राडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन। निम्न राडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन। INS महेंद्रगिरी की किन प्रमुख अभियानों में सक्षम है? पनडुब्बी विरोधी युद्ध, समुद्री निगरानी, सतह से सतह तक मिसाइल युद्ध एवं मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभियान के लिए ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 161 है, DRDO ने लंबी दूरी की मिसाइल कुत्सा का पहला सफल परीक्षण कब किया? DRDO ने लंबी दूरी की मिसाइल कुत्सा का पहला सफल परीक्षण कब किया? 23 जुलाई 2026 को किया था। कुत्सा किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? लंबी दूरी की सतह से हवा मिसाइल प्रणाली है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। LRSAM। क्वेश्चन नंबर 163 है, कुत्सा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है? कुत्सा मिसाइल प्रणाली किस प्रकार के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है? लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन तथा बड़े सैन्य विमानों को। लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन तथा बड़े सैन्य अभियानों को है। DRDO ने लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण कब किया? DRDO ने लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण कब किया? 8 जुलाई 2026 को किया था। क्वेश्चन नंबर 165 है, पिनाका रॉकेट की न्यूनतम मारक क्षमता कितनी है? पिनाका रॉकेट की न्यूनतम मारक क्षमता कितनी है? 60 किलोमीटर है। पिनाका प्रणाली एक सोलवो में कितने रॉकेट दागने में सक्षम है? पिनाका प्रणाली एक सोलवो में कितने रॉकेट दागने में सक्षम है? 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 167, पिनाका का प्रमुख विकासकर्ता कौन सा DRDO संस्थान है? पिनाका का प्रमुख विकासकर्ता कौन सा DRDO संस्थान है? आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ARD। आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान है। कुत्सा मिसाइल प्रणाली परीक्षण कहाँ किया गया? कुत्सा मिसाइल प्रणाली परीक्षण कहाँ किया गया? ओडिशा तट स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप में। ओडिशा स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 169 169, मिशन सुदर्शन चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन सुदर्शन चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के लिए एक मजबूत देशव्यापी हवाई सुरक्षा कवच तैयार करना। भारत के लिए एक मजबूत देशव्यापी हवाई सुरक्षा कवच तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 170, कुत्सा मिसाइल प्रणाली की वैश्विक तुलना किस भारतीय मिसाइल प्रणाली से की गई है? कुत्सा मिसाइल प्रणाली की वैश्विक तुलना किस भारतीय मिसाइल प्रणाली से की गई है? LRSAM तकनीक के साथ भारत इसे रूस, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों की प्रणालियों के समकक्ष विकसित कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय नौसेना ने INS मालवन को सेवा में कब शामिल किया? भारतीय नौसेना ने INS मालवन को सेवा में कब शामिल किया? 22 जुलाई 2026 को शामिल किया था। INS मालवन किस श्रेणी का युद्धपोत है? INS मालवन किस श्रेणी का युद्धपोत है? महेश श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर। महेश श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर है, यानी ASW पोत है।
क्वेश्चन नंबर 173, आईएनएस मालवण निर्माण किस कंपनी ने किया है? आईएनएस मालवण निर्माण किस कंपनी ने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL ने किया है। क्वेश्चन नंबर 174, आईएनएस मालवण ने कितने से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया है? आईएनएस मालवण में कितने से अधिक स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया गया? 80% से अधिक का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 175, आईएनएस मालवण का आदर्श वाक्य क्या है? आईएनएस मालवण का आदर्श वाक्य है शांत पंजे हैं, साइलेंट क्लोज, शांत पंजे हैं। क्वेश्चन नंबर 176, आईएनएस मालवण के शिखर पर कौन सा प्रतीक अंकित है? आईएनएस मालवण पर शिखर पर कौन सा प्रतीक अंकित है? बाघ का नख अंकित है, बाघ का नख। कुत्सा मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता कितनी है? कुत्सा मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता कितनी है? लगभग 150 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 178, भारत वर्तमान में किन प्रमुख उन्नत मिसाइल प्रणालियों का संचालन करता है? भारत वर्तमान में किन प्रमुख उन्नत मिसाइल प्रणालियों का संचालन करता है? आकाश बराक 8 और S-400, आकाश बराक 8 और S-400 का करता है। क्वेश्चन नंबर 179, RV-X रॉकेट परीक्षण से संबंधित है भविष्य की परियोजना का नाम क्या है? कैलिस्टो परियोजना है। क्या नाम है? कैलिस्टो परियोजना। 180, कैलिस्टो परियोजना के लिए RV-X परीक्षण के से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किन देशों के उपयोग से किया जा रहा है? तो फ्रांस और जर्मनी के सहयोग से किया जा रहा है। किन देशों से किया जा रहा है? फ्रांस और जर्मनी के सहयोग से किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 181, विक्रम फर्स्ट की वैश्विक उपलब्धि क्या है? भारत निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल प्रक्षेपण की क्षमता रखने वाला दुनिया का चौथा देश बना। भारत निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल प्रक्षेपण की क्षमता रखने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? चौथा देश बना है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, चौथा देश बना है। तो इसी के साथ आज की आपकी करंट अफेयर क्लास के जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रीय परिदृश्य है और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है, वो हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। आगे जो नेक्स्ट आपके जो एक पार्ट हो रहा है, इसी एक पार्ट के साथ आपका आगे वाला जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो तीसरा पार्ट रहेगा, और इस तीसरे पार्ट के साथ आपके जुलाई माह का टोटल जो करंट जीके है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।